हाय बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। इसका क्लास 9 में ऑब्जेक्टिव सवाल किया जाता है, जो कि टोटल एक सब्जेक्ट पर 50 नंबर करके रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, ठीक है ना। इसी में आपका ऑब्जेक्टिव बनाता है। जैसे दिया है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। ये सब में कौन से पदार्थ हैं। तो सबसे पहले जानिए कि पदार्थ होता क्या है। कहते हैं हमारे आसपास जितने भी कुछ देखते हैं, ठीक ना, हम जैसे कॉपी, किताब, कलम, किताब, जैसे पंखा वगैरह, कुर्सी, ये सब जितने भी टोटल देखते हैं वो सब क्या है, टोटल पदार्थ हैं। तो इसमें जो सवाल लिखा गया है कि कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, गिरना, ये सब टोटल लिखा हुआ है। तो इनमें से कहता है छांट कर लिखिए कि कौन सा पदार्थ है। जैसे कुर्सी, ठीक है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा, पदार्थ उसको बोलेंगे जो स्थान घेरता हो, ठीक है, यानी कि जगह घेरता हो, जिसमें थोड़ा भार हो, यानी कि उसको हम पदार्थ बोलते हैं। जैसे कुर्सी, कुर्सी पदार्थ है क्योंकि ये जगह भी घेरता है, थोड़ा भार भी होता है। वायु, वायु भी जगह लेती है। स्नेह, ये नहीं है। ये स्नेह कहने का मतलब हम लोग किसी के प्रति स्नेह दिखाते हैं, स्नेह कहने का मतलब प्यार दिखाते हैं किसी के प्रति, ये नहीं है। ये जगह नहीं करता, ये हमारे मन में होता है। गंध, गंध भी ये पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं हुआ गंध पदार्थ, क्योंकि जैसे अगर हमारे सामने में किसी चीज़ का गंध हो, यानी कि नाला वगैरह का गंदगी का गंध आए, तो वो मतलब पदार्थ नहीं कहलाता है। घृणा, घृणा किसी के प्रति हम लोग रखते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा नहीं दिखता है, साफ सुथरा नहीं रहेगा, तो उसके प्रति हम लोग घृणा करते हैं, अच्छा नहीं दिखता है। ये घृणा भी पदार्थ नहीं है। बादाम, बादाम खाने वाला चीज़ है, तो वो क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। और शीतल पेय, सॉरी, विचार, जैसे विचार हम लोग किसी के प्रति बातचीत करते हैं, वो भी पदार्थ नहीं वाला। हम लोग तो कैसे करते हैं, जैसे हम लोग किसी के प्रति कुछ बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, विचार। शीत, शीत भी नहीं हुआ है ये पदार्थ। शीतल पेय ये पदार्थ है। इत्र की सुगंध, इत्र की सुगंध जैसे अगरबत्ती वगैरह कुछ हम लोग जलाते हैं, तो उसका या तो ये सब क्या आ जाएगा, पदार्थ में नहीं आएगा। तो कभी कभी पूछा जाएगा इनमें से पदार्थ है, ऑप्शन आपको दे देगा, कुर्सी दे देगा, स्नेह, गंध, घृणा दे देगा, तो आपको कुर्सी में टिक लगाना है। आपका ऑब्जेक्टिव भी इसका कराएंगे। चलिए आगे जानते हैं कि निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। जैसे इसमें दूसरा क्वेश्चन में बताया गया, ठीक, हम लोग जैसे कुछ गरम गरम खाना बनाता है, ठीक है, खाना बनाता है तो कई मीटर दूर से ही सुगंध आ जाता है, लेकिन जब ठंडा खाना हो जाता है तो वही दूर से हम लोग के पास नहीं आता। क्यों, कारण बताने के लिए बोला गया। कहते हैं यह पदार्थ कणों की विशेषताओं का गुण है, यानी कि ये जितने भी पदार्थ जो चीज़ भी बनाता है उसकी कणों की गुण की व्यवस्था है, ठीक है। जो तापमान बढ़ना, यानी कि जितना तापमान बढ़ेगा, बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच की रिक्त स्थान बढ़ जाता है और फैलने लगता है। यही कारण है कि गर्म गर्म खाने की महक ठंडे खाने की महक सॉरी अपेक्षा तेज़ी से हमारे पास पहुंचता है। इसका कहने का मतलब जब कोई पदार्थ होता है उसको हम लोग गर्म करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है तो वो दूर दूर उसका कण एक दूसरे को मतलब भागने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हवा के साथ मिल के हमारे दूर में हम लोग भी खड़ा रहेंगे तो वहाँ तक सुगंध पहुँच जाता है। लेकिन जब वही ठंडा हो जाता है तो उसका कण गतिज ऊर्जा क्या होता है, कम हो जाता है, तो हमारे जहाँ हम लोग खड़ा रहते हैं हमारे पास नहीं पहुँच पाता है। तो आप शॉर्ट में याद रखिए कि पदार्थ के कणों की गुणों की विशेषता है, जो कि ये पदार्थ को गर्म करने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये दूर तक भी इसकी महक चली जाती है। लेकिन जब यही ठंडा हो जाता है खाना तो फिर क्या होता है, महक इसकी नहीं जा पाती है, इसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। कहते हैं स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है, ठीक है। स्विमिंग पूल में गोताखोर जैसे हम लोग डुबकी लगाते हैं, इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है।
तो पानी के काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण विपरीत है? यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। कहने का मतलब हम लोग जैसे पानी में नहाते हैं, कूदते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, तो क्या होता है हम लोग कैसे चले जाते हैं? तो इससे हमको ये सीख मिलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान की जितने भी पदार्थ, जैसे पानी भी क्या है? पदार्थ है, दूध क्या है? पदार्थ है। ये सब के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान क्या है? मतलब छिद्र होते हैं छोटा-छोटा। इसीलिए हम लोग पानी के अंदर गोताखोर लगा लेते हैं। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। और यही चीज़ जैसे मान लीजिए अगर ये दीवार वगैरह, क्या हम लोग दीवार से इधर से उधर जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें भी छिद्र नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा उसमें रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान मतलब छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएँ होती है, ठीक है ना? कहता है पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएँ होती हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान के जितने भी पदार्थ होते हैं, सब में थोड़ा-थोड़ा छिद्र पाया जाता है। जैसे हो गया हम बताए पानी, इसमें भी छिद्र होता है। ईंटा, मिट्टी वगैरह इस सब में भी थोड़ा-थोड़ा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, रिक्त स्थान का मतलब छिद्र। पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। एक जगह वो स्थिर नहीं रहता है। एक दूसरे को मतलब पकड़ के खींच के रखते हैं, तभी जैसे मान लीजिए ईंटा वगैरह हम लोग जानते हैं, या पत्थर वगैरह मजबूत कैसे होता है? उसके जितने भी कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? पकड़ के मतलब रखते हैं, ठीक है ना? छोड़ता ही नहीं है, वो गतिशील होते हैं। तीसरा स्टेप मतलब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि भाई एक दूसरे को खींच के रखता है। चौथा, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। किसी तत्व का, यानी कि कोई भी तत्व हो, ठीक है, तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब गैस, उसका प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व बोलते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के संबंध में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तो बढ़ते हुए घनत्व को निम्नलिखित में व्यवस्थित करने के लिए बोला, तो जैसे वायु हो जाएगा चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तब पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन आ गया। कहता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उदाहरण देखकर इसे समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं, तो कुछ देर बाद आप देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ये उसको पानी पे डालने पर क्या होता है? जैसे अब एग्जाम्पल की तरफ से हम जैसे और ले सकते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ मिक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए यदि किसी गिलास में पानी लिया और पानी में थोड़ा हम लोग चीनी डाल देते हैं, तो देखते होंगे वो चीनी कहाँ घुल जाता है? वो पानी में घुल जाता है। तो वो घुल के कहाँ जाता है? जो पानी में छिद्र होते हैं छोटे छोटे ना, वहीं जाके वो मिक्स हो जाता है। जैसे नमक का भी घोल कीजिए, यदि मिट्टी को भी मिलाएंगे तो वो थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, लेकिन मिट्टी वाला दिख जाता है, अलग बात है वो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? वाष्पीकरण के कारण जैसे हम लोग शीत वगैरह जो पड़ता है, ठीक ना, वो कैसे होता है? वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्यों के कण अपने आसपास की ऊर्जा से अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास की ठंडक होने लगता है और शीतलता आ जाती है। कहने का मतलब है जितने भी देखते होंगे पोखरा वगैरह या कुआं वगैरह का पानी होता है, वो धूप के कारण कहाँ जाता है? पृथ्वी की ऊपर की ओर जाता है। तो वही चीज़ क्या होता है, धीरे धीरे जब जब ऊपर की ओर जाता है तो कुछ कुछ क्या होता है, हमारे वातावरण में, यानी कि वातावरण हम लोग जिस जगह खड़े रहते हैं, हम लोग जहाँ जिस जगह हैं, हमारे चारों ओर को वातावरण बोला जाता है। उसके कुछ 1 आध 1.5-2 किलोमीटर या कुछ दूरी पे कुछ मीटर पे भी क्या होता है, उसका पानी का अंश थोड़ा-थोड़ा रुक जाता है। जिसके कारण क्या होता है, वो थोड़ा जब ज़्यादा भार हो जाता है तो वो फिर नीचे शीतल बन के गिर जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शोषक बर्फ क्यों कहते हैं? जब वायुमंडल दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शोषक बर्फ कहते हैं। इसका कहने का मतलब है 1 एटमॉस्फेयर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना, द्रव कहने का द्रव का आपको उदाहरण से जैसे पानी वगैरह ये सब होता है, दूध, गैस में जैसे हवा वगैरह ये सब हो जाएगा। ठोस तो आप मजबूत पदार्थ जान सकते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शोषक बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वाष्प में ठोस बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहने का तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया। मान लीजिए यदि कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है, उसको हम गर्म करेंगे
वो द्रव ना होकर डायरेक्ट गैस बन जाएगा, और गैस को फिर हम ठोस बनाना हो तो वो द्रव्य नहीं बल्कि डायरेक्ट ठोस ही हो जाएगा। तो बीच वो का पदार्थ जो रह जाएगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। जैसे कहने का मतलब उदाहरण ठोस द्रव्य गैस, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ठोस द्रव्य गैस क्या होगी, जैसे मान लीजिए कोई बर्फ़ है, वो हमारा ठोस हो गया। वही अगर गल की बर्फ़ जब गल जाएगा तो वो पानी बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। और वही द्रव्य को हम लोग पानी को थोड़ा गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस बन के निकल जाएगा, इनके वाष्पीकरण हो जाएगा। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण, एक ही सतह प्रक्रिया या सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र के कारण क्या होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कहने का मतलब तापमान थोड़ा गर्मी जैसी ही बढ़ेगी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण ज़्यादा होने लगेगा। आर्द्रता में कमी, यानी तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जिसे आर्द्रता कहते हैं, ठीक है ना। वायु हवा में जितने भी जल यानी कि बताया, जैसे पोखरा वगैरह से पानी ऊपर की ओर जाता है तो वातावरण में थोड़ा थोड़ा मतलब रह जाता है, उसी को जलवाष्प की मात्रा, जिसे आर्द्रता हम लोग कहते हैं। जैसे जलवाष्प बढ़ने आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो वायु की गति में वृद्धि, तो वायु की गति में वृद्धि होने से जल वाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे वो आसपास की जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। तो वायु की गति में वृद्धि होने का कहना, मतलब मान लीजिए हवा वगैरह ज़्यादा आंधी तूफान आएगी तो क्या होगा, वो जितने भी जल वाष्प होते हैं, पानी वगैरह का बूंदे कुछ वातावरण में जो रहता है वो क्या हो जाता है, उड़ के चले जाते हैं, तो उसकी क्या होता है, वाष्प जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, सॉरी ये प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कई ऐसी गैस होती है, विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयन अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। हम लोग देखते होंगे आजकल सफ़ेद वाइट वगैरह बल्ब या मरकरी वगैरह बल्ब जलाते हैं, तो कैसे ये चमकीला पदार्थ मतलब चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा बल्ब। मरकरी के अंदर में देखते होंगे आप। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता है, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दी जाए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तित हो सके। तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ से अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, या ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका कहना है कि गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, मान लीजिए कोई पदार्थ को हम गला रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग सोना चांदी या लोहा वगैरह को जब गलाता है, जब तक वो पूरा पूरी गल नहीं जाए, ठीक ना, गलने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता है, तापमान में नहीं बदलता है, चाहे उसमें भी ऊष्मा दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तित हो सके। बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, या ऊष्मा पदार्थ से छुपी रहती है, जिसे हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी का संगलन कहते हैं। संगलन प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब हमको 1 kg ठोस है, 1 kg कोई ठोस मान लीजिए लोहा है, उसको हमको गलाना है, उसमें हमको जितना ऊष्मा देना पड़ेगा, उसमें कहने का मतलब आग देना पड़ेगा, उसमें जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। वायुमंडलीय दाब पर एक इस द्रव को उसकी क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। इसमें कहने का मतलब है, उसमें हम ठोस को क्या कर रहे थे, द्रव्य में चेंज कर रहे थे, आपकी बार यानी कि कहने का मतलब मजबूत पदार्थ था, उसको हम पानी में बदल रहे थे, लेकिन आपकी बार द्रव्य यानी कि जैसे मान लीजिए पानी को हमको क्या करना है, ठोस में करना है, ठीक है, तो उसको हमको द्रव्य अवस्था को हमको ठोस में बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रस्तुत ऊष्मा, वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। संघनन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें गैस संघनित होकर द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। संघनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है गैस संगति, जितना भी गैस है जैसे हाइड्रोजन हीलियम जैसे वायुमंडल में, वो ठंडा होकर द्रव्य में यानी कि पानी में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग संघनन कहते हैं। संघनन कहने का मतलब जमना, धीरे धीरे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप
अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों? तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लिया था, जिससे वही तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। गलनांक एवं क्वथनांक क्या है? गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगे। गलनांक कहने का मतलब कोई ठोस पदार्थ गलने लगे यानी कि पिघलने लगे। क्वथनांक वह पदार्थ जिसमें कोई द्रव्य उबलने लगता है, यानी कि कोई द्रव्य पदार्थ क्या होता है, उबलने लगता है। इसका ठोस का गलनांक होता है, इसमें द्रव्य का गलनांक सॉरी क्वथनांक होता है। कह लग सकते हैं कि ठोस पदार्थ को हम लोग जैसे बर्फ को पानी बना सकते हैं, इसमें हो गया पानी को बर्फ बना सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक इसका बात रखें। तीन और ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। कपूर को जैसे जलाएंगे वो क्या होगा, हवा में खत्म हो जाएगा जलते जलते। नेपोथिलियम वैसी ही है, अमोनिया क्लोराइड भी वैसी ही है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।